इलेक्शन के 2-3 हफ्ते जो इंतहाई हिजान खेज़ भी थे और वो गुज़रे, ख़त्म हुए, लेकिन अभी जो एक नई इब्तिदा हो रही है वो एक और तूफ़ान का पेशखैमा साबित हो सकती है। इसलिए कि पीडीएम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि पीडीएम के अंदर मौजूद तीनों बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF, इनके अंदर इत्तेफाक़ राय हो पाएगा या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो उसके लिए इस्तीफ़े होना ज़रूरी है। मरियम भी इत्तेफाक करती हैं, नवाज शरीफ साहब भी इत्तेफाक करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस पर अपनी हाँ जाहिर नहीं की है। कल भी हमारी कमरज़मन कायरा साहब से बात हुई और हमने बड़ा जानने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात को बयान करने में एतराज़ नज़र आ रहा था उनका और वो बयान करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी या नहीं देगी, अगर नहीं देगी तो अगली बैठक में क्या पीडीएम का जो इस वक्त पीडीएम मौजूद है वो रह भी पाएगी या बिखर जाएगी। पीडीएम में इतनी सूझबूझ मौजूद है वाकई, पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो वाकई इतनी ज़्यादा अपने हदफ की तरफ उनकी निगाहें जमी हुई हैं और वो अपने हदफ को हर सूरत में हासिल करेंगी या मसलहतें बीच में आएंगी। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये कि हुकूमत जिसने भी एक सुख का सांस लिया है उसके लिए महंगाई का तूफ़ान उसके सामने खड़ा है, उसके वादे पूरे नहीं हो रहे और वादे पूरे क्या होने, वो अपने वादों के दूर दूर तक अभी करीब नहीं पहुँच पाए हैं। और इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनसे जब हमारी बात होती है, कल असद उमर साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि चाहे वो नौकरियों का मामला हो, घर का मामला हो, हम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था। कोरोना की तीसरी लहर है, इंतहाई महलिक है, इसकी वजह से फिर इकॉनमी पर जक पहुँचेगी और फिर हुकूमत के पास ये जवाब होगा कि हम अपने अहदाफ के करीब नहीं पहुँच पा रहे। और फिर ये जो बाई इलेक्शंस हुए, सेनेट इलेक्शन हुए, वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट हुआ, इसमें हमारी सियासी जमातों का जो रवैया रहा वो पूरी आवाम ने देखा है। जो अखलाकियात के दर्ज दिए गए, उसकी खुद ही किस तरह धज्जियाँ बिखेरी गई, सब ने एक ही तरह का रवैया अख्तियार किया। तो ये भी आवाम के सामने, तो आवाम का गम व गुस्सा, हुकूमत की परेशानियाँ और अपोजिशन के सामने चैलेंज, इस पर ही बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। महमल सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, महमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ओवैस तौहीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो पूरा इलेक्शन का के 2-3 हफ्ते हमने देखे, बाई इलेक्शन के बाद से लेकर और फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन तक, आवाम को जो मैसेज गया है अपनी पॉलिटिकल एलिट की तरफ से वो तो यही गया है ना कि इसमें जो ये बातें करते थे, अखलाकियात की बातें करते थे, ईमानदारी की, तो ये सब कुछ ढकोसला है। इसके बाद एक आम आदमी की हैसियत से आपका रद्द अमल क्या है, क्या आपने ऑब्जर्व किया इसमें? बेच दे, एक ही सिंपल सा लाइन है, बेच दे, जो कुछ भी है बेच दे। आप इखलाकियात बेच दे, असूल बेच दे, मंतक बेच दे, सब कुछ बेच दे, सब कुछ सेल पर है, सब कुछ बिकाऊ माल है। ये सियासत और ये जमहूरियत और ये इनकी अखलाकियात और ये इनके दर्स और ये इनके भाषण और ये इनकी तकरीरें और ये इनके जो हमें बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, सब फ्रॉड है, सब झूठ है। ये बहुत छोटे लोग हैं, ये इस मरतबा एक मरतबा फिर साबित किया। कौमी असम्बली में एक धड़े का दाव लगा, उन्होंने दाव लगा लिया, गिलानी साहब सेनेटर बन गए। ऊपर किसी दूसरे का दाव लगा, उन्होंने दाव लगा लिया, संजरानी साहब सेनेटर चेयरमैन बन गए। नीचे भी 7 मुस्तरद, ऊपर भी 7 वोट मुस्तरद। तो और जिस तरह जो कुछ हुआ, यानी आप इसमें देखें, इस बार बार बहुत दफ़ा कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि मैं खुद 50 से 50 करोड़ से 70 करोड़ तक का सेनेटर बन रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। बंद कर दें सेनेट को, ताले मार दें सेनेट को, ऐसे सेनेट को जिसमें 50 से 70 करोड़ रुपए का सेनेटर जा रहा है। और जो वो जाएगा तो वो क्या मेरे लिए करेगा काम जाके वहाँ? क्या वो इस मुल्क के लिए करेगा? बड़ा हातम ताई है, 70 करोड़ खर्च के जाएगा और जाके तो मेरे लिए काम करेगा। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं? मेरी ख़वातीन MNA को फ़ोन आ रहे हैं कि 2 करोड़ से बोली शुरू हो रही है, वोट दे दो। शर्म से डूब मरो। ये है आपका ये है अवामी नुमाइंदे, ये हमारे आगे जिनको रोल मॉडल फॉलो करना है अगली नस्ल ने। फिर आगे क्या करें? अटार्नी जनरल क्या करें? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने और पूरी
पूरी जज साहबान और सब के सामने क्या कह रहे हैं कि सर आपके फैसले के इंतज़ार में हैं लोग। इस्लामाबाद में नोटों के ब्रीफ केस लेके लोग फिर रहे हैं और दुबई पैसा पहुंचाने का हुंडी के जरिए अलग रेट है। शर्म से डूब मरना चाहिए हम सारों को। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा सेनेट है आने वाला। पार्लियामेंट तो मुकद्दस है, सेनेट मुकद्दस है, ये सारे ही मुकद्दस हैं। ये जो पैसे लेंगे ये भी मुकद्दस है। अच्छा, फिर आगे क्या मरियम नवाज साहब धड़ल्ले से फरमा रही हैं नून लीग की टिकटें चली हैं हॉर्स ट्रेडिंग में, मतलब नून लीग की टिकटें चली हैं जी। फिर गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी वोट मुस्तरद करने का, और अल्लाह ने देखो तौबा तौबा कैसा हुआ, मुस्तरद ही हो गए साथ। वोट मुस्तरद करने के तरीके बता रहे हैं, वो देख लें। और उसमें जो एक मुबैना तौर पर वजीर हैं सिंध के, वो देख लें। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन देख लें, जायजा ले रहा है, सिर्फ देख रहा है। डस्के वाला बड़ा मजबूत बहादुर इलेक्शन कमीशन, पता नहीं वो किधर गए, किधर क्या हो गया, कहाँ चले गए। यानी उन्होंने कहा वीडियो पर, इलेक्शन कमीशन का एक बयान मुझे कभी नहीं भूलेगा, वीडियो पर अगर एक्शन लेना शुरू कर दें तो असेंबली खाली हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन का बयान था। तो इलेक्शन और उस पर क्या कहेंगे? ये ऐसे ही है जैसे वो एक कोई, ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक प्लेयर तो पैरों से किक लगाए और दूसरा जो है वो हाथ से भी बॉल रोके, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वो भी तो हर हरबा इस्तेमाल हुआ वहां पर। हाँ, और नहीं ये तो अगला मरहला है ना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का वो कि यानी वीडियो पर एक्शन लिया तो पूरी असेंबली खाली। ये तो ऐसे ही है कोई फौज दुश्मन की फौज पर हमला ना करे और कहे कि मैंने हमला कर दिया तो पूरी फौज दुश्मन की मर जाएगी। ये ऐसे ही जैसे थानेदार का मैं सबूतों पर अपने इलाके से मुजरम नहीं पकड़ूंगा वरना मेरा इलाका खाली हो जाएगा। और फिर उसके बाद अहमद फराज साहब के बेटे, हमारे दोस्त बड़े मोहतरम शिबली फराज साहब ने कहा कर लो जो करना है। जिसने हाथ, हम अगर कोई हाथ से खेलेगा हम भी फुटबॉल हाथ से खेलेंगे, बाय ऑल मीन्स हर तरह से हम करेंगे। और फिर उसके बाद देख लिया आपने। तो इस पूरे अरसे में मसूद भाई जो आपने एक पैगाम दिया, मुझे शर्म आई, बिलीव मी शर्म आई, दिल से शर्म आई। मैं जो इनके देख रहा था, यानी कि आप देखें ना, आर्डिनेंस, सदारती रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन, बयानात, जसूसी कैमरे, उसके बाद वोट का मुस्तरद होना, उसके बाद अकलियत का अक्सरियत हो जाना, अक्सरियत का अकलियत होना, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट की 54 वोट और जो गफूर हैदरी साहब हैं उनके 44। इस संदूकड़ी में कहाँ से आ गए अब जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के वोट कहाँ से आ गए ज़्यादा, और वो जो यूसुफ गिलानी साहब के भट्टी साहब, ये तो जो तासुरात हर जगह शर्मिंदगी। अब जिससे भी बात करें वो कहता है जी शर्म आई, शर्म आई। शर्म से ज़्यादा महमल एक और तशवीशनाक बात है, वो ये कि जब कहीं जुर्म हो रहा है, कहीं खराबी है, तो आप मुतल्लिका लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर ख़राबी है, यहाँ परेशानी है। यहाँ अगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरे लोगों को फ़ोन आए, यहाँ अगर अदालत में जाके हुकूमत बता रही है कि जी ये सब कुछ हो रहा है और कॉन्क्रीट एविडेंस भी मौजूद नहीं है, कोई पकड़ा भी नहीं जाता, तो कल को मेरे और आपके साथ क्या होगा, या हमारे और आपके साथ क्या हो रहा है, हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या हमें कोई धमकी दे, हमें कोई थ्रेट करे, कोई हमें ख़रीदने की कोशिश करे और हम किसी को बताएं तो वो कहे कि मेरे साथ तो खुद ये होता है। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। जी बिल्कुल मसूद, आप ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो उन्होंने कॉल्स की भी बात की, उन्हीं कॉल्स की जो बात है, जो इसी टाइप की कॉल्स की बात नून लीग ने भी की। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें कॉल्स आई हैं कि पीडीएम के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना। फिर जैसा भट्टी साहब ने अभी कहा कि 70 करोड़ की बात वज़ीर आज़म साहब ने की, तो वो तो बात जो थी बलूचिस्तान के बारे में थी और वहाँ अब्दुल कादिर साहब के ऊपर यह हुआ जिनसे टिकट वापस ले ली गई पीटीआई की, लेकिन फिर पीटीआई का ही जिनको टिकट दी वो उन्हीं के हक में बैठ गए और फिर अब्दुल कादिर साहब ने पीटीआई में शमूलियत भी कर ली। ये उसी तरह है कि जिस तरह जब 2018 के सेनेट वाली वीडियोस जो अभी रिसेंटली सामने आई, तो उसके अंदर जो लॉ मिनिस्टर थे पीटीआई के वो बैठे हुए थे। खैर उस वक्त वो पीटीआई में नहीं थे जिस वक्त की वीडियोस बनी हुई है, तो उनको उनके ओहदे से तो हटा दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो है वो सेनेट की मुशावरत में भी हैं। सेनेट की सेलिब्रेशन, जब सेनेट के इलेक्शन जीतते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी सेलिब्रेशन में भी शामिल है। इसी तरह जो वीडियोस की बात है, अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो आई उसके ऊपर जो है ये हाई मॉरल ग्राउंड कोई भी नहीं इसके अंदर ले सकता। और फिर जो सबसे बड़ी चीज है कि जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन वाले दिन जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जो हिडन कैमरास पकड़े,
एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 या ऑलमोस्ट 6, कुछ तो 6 कह रहे, तो मतलब इतने ज्यादा जो कैमराज हिडन पकड़े सेनेट हॉल में से, पोलिंग बूथ में से, वो कहां से आए? उसकी तहकीकात भी बिल्कुल, खैर वो होंगी तो सही, इन्वेस्टिगेशन टीम तो बन गई है, लेकिन उसकी तहकीकात भी सामने आनी चाहिए और पब्लिक करनी चाहिए कि ये किसने हिडन कैमराज लगाए थे, कहां पर कोई चीज देखी जानी थी या सुनी जानी थी, ये सब क्या हो रहा है? तो ये जो पूरे मगर जिसने भी लगाए थे बहुत भोंडे तरीके से लगाए थे, पकड़े गए नहीं मसूद, बॉन्डे तरीके से नहीं, इनको वो कहते हैं ना कि किसी को इतला मिल गई, जो सेनेट के स्टाफ की तरफ से कहीं ऑपोजिशन को इतला मिली, तो ये शहरी रहमान साहबा ने मुस्तफा नवाज खोखर साहब को कहा कि आप जाके चेक करें, सुना है कि शायद कोई कैमरेज वगैरह की खबर सुनी है। तो वो और मुसद्दिक मलिक साहब इकट्ठे तो उस वक्त चाय पी रहे थे सुबह 9:30 बजे के करीब, तो वो उन्होंने फिर अंदर जाकर छानबीन जब की, तो एक वो लैंप वाला जो चिपका हुआ है, फिर वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब लंबे हैं, उन्होंने हाथ मारा तो वो टीम मैम इस बात तो ये ना कि सब कुछ हो गया, हमने इस पर बात भी बहुत कर ली, लेकिन इसके बाद क्या भूल जाएं? हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पार्लियामान की, सेनेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जी इसको बताएं ना कि जब आपके साथ ये हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल मसूद, मेरे ख्याल में एक्चुअली जो एक कल बात एहसन इकबाल साहब ने भी एक प्रोग्राम में की, और वैसे भी ये ऑपोजिशन इस चीज पे कहती है और हुकूमत भी कहती है कि एक्चुअली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, यानी कि इलेक्शन की इस्लाहात होनी चाहिए। तो एहसन इकबाल साहब ने भी कल ये कहा कि जामे इस्लाहात पे जब बात होगी तो बिल्कुल ऑपोजिशन जो है वो इसको कंसिडर करेगी कि हुकूमत के साथ बैठे। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त बैठकर दोनों जो है थोड़ा सा एक एक कदम पीछे लें, और ये जो, क्योंकि देखिए वो जानी दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, ये सियासी हरीफ हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक दूसरे को उन्होंने कोई मारना है, अल्लाह माफी दे। तो ये बेसिकली तो वो उन्होंने सियासत भी इकट्ठे करनी है, कल को मिलजुल कर भी काम करना है, जिस तरह आज हमने पीडीएम में देखा कि बहुत सारी ऐसी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी बातें बयानात उन्होंने किए भी हैं, और इलेक्शन भी लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन ये कि वो एक बैठे हैं एक नुक्ते के ऊपर, तो वो उस चीज पे बैठे। तो हुकूमत और ऑपोजिशन क्यों नहीं बैठ सकती इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो एक्चुअली फायदा देगी सब जमातों फ्यूचर में? सब जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन सबको फायदा है। जमहूरियत जो है उसको अगर तकवीयत मिलती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रेंथन होती है, अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं, कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकेगा, तो ये बेहतरी है मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सब दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत एक एक स्टेप पीछे ले, और हुकूमत पे ज्यादा इसकी जिम्मेदारी इसकी आती है, देखिए दे आर इन पावर, सो दे हैव टू मेक द फर्स्ट। तो इस वजह से मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन मिलकर बैठे और कोई बेहतरी का काम करें ताकि आप और हम भी बेनिफिट